हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आद्यकाल के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन, उसके नामकरण एवं उसके लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए आगे हम जानेंगे कि आदिकाल के जो सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा क्या वर्णन किया गया है। तो वर्णित आदिकाल के संदर्भ में देखते हैं हम प्रमुख कथन। प्रमुख कथन में प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने अंतिम अपभ्रंश अवस्था को ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि जो आदिकाल है उसका प्रारंभ अंतिम अपभ्रंश के द्वारा ही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य का जो समय है वो कब से कब तक रहा है। तो हिंदी साहित्य का आद्य काल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के पीछे तक माना जाता है। तो इस प्रकार हम महत्वपूर्ण पॉइंटों को इंडिकेट करते चलेंगे। जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो 1050 से लेकर के 1375 तक माना जाता है और महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, यानी आदिकाल के समय पर जो यानी राजाश्रित जो कवि और चारण जिस प्रकार की नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपनी आश्रय दाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। तो नीति और श्रृंगार के दोहे हैं वो सभी रासो साहित्य के या रासो ग्रंथ के ही देन है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। यानी रासों के नाम से ही ये जो आद्य काल है उसका नाम वीर गाथा काल भी पड़ा है। तो हम इसे आद्य काल को वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं और ये जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। आगे जानेंगे हम अपभ्रंश नाम से पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी अपभ्रंश नाम ये जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है अपभ्रंश का नाम। तो याद रखिएगा अपभ्रंश कहाँ से मिला, जिसमें उसने अपने पिता गोहुसेन किसके पिता है, राजा वल्लभी के, विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। जैसे कि इसमें रचनाओं पर बल देते हुए बात कही गई, तो जो रचनाएं थी वो किसमें की गई, देश भाषाओं में और मिश्रित अपभ्रंश में की गई या फिर पुरानी हिंदी की काव्य भाषा ये रही। आइए यानी उस समय पे जो संध्या या आपके सैंध सैंधव्य ये समस्त चीजें भी उन समय पर इनका प्रयोग किया गया आदिकाल के समय पे। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, यानी जो ब्रज और खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हुआ करती थी, उसी से हमारे समस्त साहित्यों का सृजन किया गया। यानी व्यापक जो काव्य है वो हमारी पुरानी हिंदी के अंतर्गत मिलता है और उसमें सर्वाधिक मात्रा में आपको ब्रज भाषा और खड़ी पश्चिमी बोली का प्रयोग देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आध्यात्मिक रंग के चश्मे
आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति इन पदों को भी यानी एक इस तरीके से वर्णित वर्णन दिया गया कि पदों को किस तरीके से देखा गया है उस समय पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृत भाषा। हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, यानी प्राकृत भाषा को प्राकृत रूढ़ियों से बंधा हुआ बताया गया है। यानी जो हमारी प्राकृत भाषा थी वो हमारी पुरानी रूढ़ियों से, हमारी मान्यताओं से, समस्त चीजों से बंधी हुई थी और जितने भी कवि थे वो अपनी रूढ़ियों के साथ में बंध करके कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इससे पहले हम जानेंगे कि इसमें भाषा कौन सी यूज होती थी। तो इसमें अपभ्रंश भाषा प्रयोग होती थी प्राकृत के साथ साथ। तो प्राकृत के साथ आपकी अपभ्रंश भाषा भी प्रयोग हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो विद्यापति के द्वारा जो दो भाषा प्रयोग की गई वो थी पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देसी भाषा का। तो विद्यापति ने भी यानी उस समय आदिकाल के समय पे जितने भी कवि हुए उन सभी ने पुरानी अपभ्रंश को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था। यानी जहां पर भी आपको गाथा या गाहा शब्द देखने को मिल जाए वहां आपकी प्राकृत भाषा होगी। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। यानी जहां आपको दोहा लिखा हुआ मिलता है, दूहा लिखा हुआ मिलता है, तो आप देख सकते हो कि वो अपभ्रंश भाषा तो है ही है लेकिन वो लोक प्रचलित अपभ्रंश भाषा है। इसी में हम देख सकते हैं यानी भरत मुनि विक्रम तीसरी शताब्दी ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। यानी भरत मुनि नाट्य शास्त्र की भाषा को अपभ्रंश न कह करके कहते हैं कि ये लोगों के द्वारा बोली ही जाने वाली एक भाषा है, इसलिए इसे देशज कहना ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। यानी अपभ्रंश या प्राकृत का जो प्रारंभ था वो यानी 7वीं जो सदी थी विक्रम संवत की उससे उसका अधिकाधिक मात्रा में प्रचलन में हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सिद्धों में, यानी एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए स्वयंभू वाला कि उस समय पे अपभ्रंश भाषा का सर्वाधिक प्रयोग स्वयंभू के द्वारा किया गया है। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का या उसके साहित्य के कवि कहे जा सकते हैं स्वयंभू। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज वज भी नाम है। यानी इनको सरहप्पा के नाम से भी जाना जाता है, सरोज वज्र कवियों को। तो सरहप्पा इसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सरह के सिद्धों के सिद्ध सामंत कवियों में सरहप्पा सर्वश्रेष्ठ हैं। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। और इस तरीके के जो उपदेश हैं वो आपको बौद्ध धर्म शास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। यानी वज्रयान है, वज्रयान की जो शाखा थी वो समस्त बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही आती है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया है कि जो आनंद का स्वरूप है वो ईश्वर प्राप्ति में है, तो हमें उसकी तरफ इन्होंने मोड़ने का प्रयास अधिकाधिक किया। तो बुद्धि बौद्ध या इससे संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी शाखा है वो सभी हमारी वज्रयान से जुड़ी हुई है। गोरखनाथ का नाम पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। यानी गोरखनाथ जो कवि हैं वो भी हमारे वज्रयान के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे हम। गोरखनाथ का पंथ मूल यानी गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हठ योग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन रहे, वो गोरखनाथ थे। और गोरखनाथ के साथ साथ उन्होंने गोरखनाथ के साथ में पतंजलि के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना, ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन, ये सभी गोरखनाथ जी के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे हम वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। यानी यहाँ आपके क्वेश्चन बन जाता है सिद्ध
का लीला क्षेत्र कौन सा था? तो भारत का पूर्वी जो भाग था वो वज्रयानियों का लीला क्षेत्र था। यानी यहीं से इन्होंने अपनी कविताएं लिखना, अपना लेखन कार्य पूर्वी भाग से प्रारंभ किया है वज्रयानियों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा गोरखनाथ ने अपनी ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूतानों पोताने और पंजाब में किया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि गोरखनाथ के जो प्रचारक जो ग्रंथ थे वो कहाँ से प्रचार किया गया? तो पश्चिमी भागों में इनका प्रचार किया गया है और किनके बीच में किया गया था? राजपूतानियों और पंजाब में। नाथों की संख्या 9 मानी गई, यानी नाथ है उनकी संख्या 9 है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। तो ये जो क्रम है वो आपको गोरख वज्रनाथ के रूप में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपत, जलधर और मलयार्जुन। ये भी इस समय के कुछ मुख्य कवि रहे। नेक्स्ट है हमारा अपभ्रंश साहित्य, यानी अपभ्रंश साहित्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना गया, किसके द्वारा माना गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। और इनकी रचनाएं किसमें रही? अपभ्रंश भाषा में रही। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो जो स्वयंभू थे वो 8वीं सदी यानी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। यानी स्वयंभू का जो कार्यकाल था वो 783 ईस्वी के आसपास का लेखन काल रहा। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ आपका क्वेश्चन बन जाता है जैन परंपरा का प्रथम कवि कौन है? तो इसके भी प्रथम कवि स्वयंभू को माना गया है। अपभ्रंश के भी माना गया था स्वयंभू को और जैन परंपरा का भी प्रथम कवि स्वयंभू को माना गया है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचर्यु, रेमचर्यु और स्वयंभू छंद। ये 3 इनके मुख्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। तो यहाँ आपका ये जो पॉइंट बनता है कि क्वेश्चन बनता है कि वाल्मीकि तथा व्यास कवि किसे कहा गया है? तो वो भी आपका आंसर रहेगा स्वयंभू। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। यानी स्वयंभू की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा कही जा सकती है? देसी भाषा, क्योंकि उन्होंने इसे खुद कहा है कि वो अपनी भाषा देसी भाषा मानना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। यानी पौमचर्यु जो कार्य अधूरा रह गया था वो उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा पूरा किया गया। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। क्वेश्चन बनता है आपका पौमचरित्र किससे संबंधित है? तो रामचरित से संबंधित है। उसे लिखा कब गया है? 1883 में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हमारा शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रित के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड कवि को भी माना गया है शिवसिंह सेंगर के द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ था। यानी पुष्य संवत का भी पुष्य संभवतः को अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि माना गया है और इसका जो कवि है उसे पुष्यदंत माना गया। पुष्यदंत के नाम से जाना जाता है। उनके प्रारंभ 9वीं सदी रहा। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी से 10वीं सदी तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं, यानी पुष्यदंत के जो लेखक रहे उनकी रचना क्या थी? तो फर्स्ट है तिरष्टि, महापुरुष गुणालंकार, ड्यू कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। आप इनमें देखिएगा इनकी जो जितने भी पुष्यदंत के कवि रहे हैं चर्यु करके इनकी रचनाएं ज्यादा देखने को मिली। पुष्यदंत के तिरष्टि महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। यानी गुणालंकार है उसको महापुराण भी कहते हैं। महापुराणों की संख्या 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने
अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। कभी कभार पूछ लेता है कि पुष्यदंत ने कौन से छंद का प्रयोग किया, तो चौपाई छंद का है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपभ्रंश और अवहट में चौपाई यानी चौपाई क्या है? चौपाई यानी जो 15 मात्राओं का छंद था। चौपाई को 15 मात्राओं का छंद कहा जाता था अवहट में, यानी अपभ्रंश और अवहट भाषा में चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। पुष्यदंत को आज के समय पे इसमें 16 मात्राएं होती हैं, लेकिन ये अपभ्रंश में 15 मात्राएं होती हैं। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, यानी हिंदी का भवभूति कवि किसे कहा गया? तो पुष्यदंत को कहा गया है। शिव सिंह सैगल ने पुष्प कवि को भाखा की जड़ कहा है, यानी भाखा की जड़ किसे कहा गया है? शिव सिंह सैगल को। शिव सिंह सैगल ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा जाता है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल, तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो बन सकता है, पुष्यदंत ने स्वयं को किस नाम से विभूषित किया, किन किन उपाधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंट, हरिशेन ने अपनी धम्म पारिख्या में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, यानी कितने कवि माने हरिशेन ने? 3 कवि। तो 3 कवि कौन कौन से हमारे? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत, ये हमारे 3 मुख्य कवि माने गए हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इनको हम धम्म परीक्षक अपभ्रंश के नाम से जानते हैं, इन तीनों कवियों को। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पददंडिया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। तो किसने अपने आप को पददंडिया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा? तो वो थे स्वयंभू। स्वयंभू। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पदरी में 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पददंडिया बंद कहा गया है। तो पददंडियों के जो छंद है वो कितनी लाइन के होते हैं? 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है। पुष्यदंत मानेखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महात्मा भीम के सभाकवि थे। धनपाल वाक्य पतित राज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। यानी सरस्वती की उपाधि किसको मिली? मंजू को मिली। किसके द्वारा दी गई? धनपाल वाक्यपति राज के द्वारा दी गई। सॉरी, ये थोड़ा सा शायद, धनपाल वाक्यपति राज मुंज के कवि सभा रत्न थे, यानी जो धनपाल थे वो वाक्यपति राज के कवि सभापति रत्न हुआ करते थे, और इन्हें सरस्वती की उपाधि मंजू के द्वारा दी गई थी, यानी धनपाल को ये मिली थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। तो आपका इसमें क्वेश्चन बनता है, भविष्यत कहा की रचना किसने की? वो धनपाल ने की थी। कितने किस भाषा में की थी? अपभ्रंश में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में जिन दत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, इसको 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी जैन रास का परंपरा का प्रथम जो ग्रंथ है वो क्या है? उपदेश रसायन। किसके द्वारा लिखा गया है? जिन दत्त सूरी के द्वारा। कब लिखा गया है? 1114 में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। तो अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य है वो क्या है आपका? रसायन रास। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास, जिन्होंने की 1884, रचयिता श्री शालिभद्र सूरी हैं। इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि शालिभद्र सूरी के द्वारा किस
रचना का कि किस रचना को लिखा गया है, तो भरतेश्वर बाहुबली को लिखा गया है। और कब लिखा गया है? 1184 ईस्वी में। उपदेश रसायन रास 80 पद्मों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। आइए जानते हैं कि यानी रसायन रास है वो किस तरीके का काव्य है, तो वो आपके नृत्य गीत रासलीला का काव्य है और इसको 80 पद्मों में लिखा गया है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। यानी पहला धर्मेतर रास ग्रंथ वो किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल रहमान के द्वारा, और नाम है उसका संदेश रासक। नेक्स्ट पॉइंट है, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। यानी ये एक ऐसा पहला काव्य है संदेश रासक जो मुसलमानों के द्वारा पहली बार देसी भाषा में लिखा गया। और क्योंकि अधिकतर उस समय पर जो कवियों की भाषा हुआ करती थी वो उर्दू हुआ करती थी, मुस्लिम भाषा कवियों की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर का एक वियोगिनी का समय 12वीं सदी विद्वानों ने उत्तरार्ध यानी 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 ईस्वी के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। यानी पाहुड़ दोहा की रचना किसके माध्यम से की गई है? तो वो की गई है मुनिराम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। यानी दोहा का जो प्रारंभ है वो कब हुआ? 6वीं शताब्दी में। किसके द्वारा बताया गया? जोइंदू से के द्वारा। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्मा प्रकाश